नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दिनांक 13 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ से पहले एक कोटेशन आज ऐड किया है वो है, अच्छा ही निवेश है जो अच्छा रिटर्न देती है। दूसरी बात, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ही आपको महान बनाता है। देखिए, सबसे पहले बात की गई है कि आपकी जो अच्छाई है, अच्छाई का मतलब यहाँ से आप लगाइए आपका गुड बिहेवियर। ठीक है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए और उसका जो रिटर्न आता है, यानी कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो उसका जो रिटर्न है, उसका जो आउटकम है वो भी अच्छा आता है। दूसरी बात, वही दूसरों के प्रति अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं वही आपको महान बनाता है। एक बात दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आप सक्सेस का फॉर्मूला मेरे से पूछें, यानी कि व्यक्ति को सफलता कैसे मिलती है या फिर सफलता में योगदान किस चीज़ का होता है, अगर दो ही चीज़ों को लें, जैसे एक में हमने इंटेलिजेंसी ले ली और दूसरा ले लिया आपका बिहेवियर, यानी कि गुड बिहेवियर। आप मान के चलिए आपके इंटेलिजेंस का जो योगदान है वो 50% ही है, बाकी 50% डिपेंड करता है आप लाइफ में कितने आगे जाएंगे, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका दूसरे लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है। एक सिचुएशन ए लीजिए जहाँ पे एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा बेकार एटीट्यूड है। ठीक है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कि इंटेलिजेंसी में एवरेज है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति लाइफ में आगे जाएगा और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है, अपना एप्टीट्यूड लर्निंग एप्टीट्यूड रखना है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। इस तरह का अपना बिहेवियर जो है रखना है और ये बात धीरे धीरे आपको खुद अपने जीवन में समझ आने लगेगी। ठीक है, कि बिहेवियर आपका जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि अच्छा ही जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लौट कर आती है। और महान विचारक सिसरो ने ये बात बोली है और ये बात ना केवल सिसरो के समय में बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी ही उतनी ही मान्य है। इसलिए अच्छा आचरण रखना चाहिए और सकारात्मक जो है दृष्टिकोण अपने को रखना चाहिए। चलिए, राजस्थानी आपको पता एक लैंग्वेज है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शानदार डिसीजन दिया है, जो कि डिसीजन ऐसा है हर एक राजस्थानी को इस पे गर्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन थी, उसकी खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा आधारित शिक्षा सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि सिर्फ एक भावना मात्र नहीं है राजस्थानी भाषा होना, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। आगे समझेंगे कैसे। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि इसको अनिवार्य विषय बनाया जाए, यानी कि राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये सबसे पहली बात बोली है। सरकार ने अगेंस्ट में बोला कि भाई केवल 8वीं जो अनुसूची है हमारी, 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, तो इसको कैसे करें हम। लेकिन इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया टेक्निकल बता के कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल वाली बात हो रही है, जो चीज़ें आज के समय में ज़रूरी है वो आपको करनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और 26 सितंबर का समय दिया है कि आप इस पर शपथ रिपोर्ट जो है शामिल करें। क्या बदलाव आएंगे, देखिए सबसे पहली चीज़, आपके जो सिलेबस अब शामिल होने वाला है उसमें राजस्थानी भाषा जो है उसको प्रमुखता से स्थान मिलेगा। राजस्थानी भाषा के संरक्षण के जो है विशेष प्रयास अब शुरू होंगे और एक राष्ट्रीय पहचान राजस्थानी भाषा को मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार मराठी, गुजराती जो भाषाएं हैं समृद्ध भाषाएं, इसी प्रकार राजस्थानी भी, जिसमें मूवीज़ का निर्माण होगा, साहित्य का निर्माण होगा। ठीक है, और हमारे लिए मेंस में भी इस तरह का सवाल आने वाले समय में बन सकता है कि राजस्थानी किस प्रकार प्रोग्रेस कर सकती है, राजस्थानी भाषा में कौन सी अड़चने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी हमें याद रखना है। तो सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन जो हमें समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लेकर क्या निर्णय दिया है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट प्री में पूछे जाने वाली, नोट डाउन करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे एक न्यूज़ है कि 6 आरपीएस अधिकारी बनेंगे आईपीएस। देखिए दोस्तों, आपको मैं सिंपल थोड़ा सा समझाता हूँ। 2 एंट्री लेवल होते हैं सिविल सेवा के। अगर आप सिविल सेवा की बात करें, ठीक है, सिविल सेवा की, तो 2 एंट्री लेवल होते हैं। एक होता है यूपीएससी के माध्यम से और एक होता है हमारी आरपीएससी के माध्यम से। यूपीएससी की प्रमुख सेवाएं जैसे पहली आईएएस हो गई, दूसरी आईपीएस हो गई। ठीक है, जो प्रेफरेंस बेसिकली दी जाती है, जो ऑल इंडिया सर्विस में भी आता है।
इधर होगी आरएएस एंड आरपीएस। ठीक है। अब एक नियम जो है शुरुआत में ही बनाया गया था। क्या नियम बनाया गया था? नियम ये बनाया गया था कि कोई भी राज्य, आपको पता है सिविल सर्विस क्यों बनाई गई? ताकि अलग अलग राज्यों में केंद्र के जो है अधिकारी काम कर सके, राज्य की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए। ठीक है। तो एक रेशियो बनाया गया। रेशियो क्या बनाया गया कि एक राज्य में 66.7% जो है वो तो यूपीएससी चुन के आईएएस भेजेगी, आईएएस भी और आईपीएस भी। ठीक है। और 33.63% जो है ये जो है राज्य अपने कैडर से प्रमोशन देगा ऑल इंडिया सर्विस में। ठीक है। प्रमोशन यानी कि 66% जो है आईएएस रहेंगे स्टेट में, लेकिन 33.3% है वो आरएएस और आरपीएस को प्रमोट करेगी राज्य सरकार और बनाएगी क्या? आईएएस और आईपीएस। ठीक है। तो अभी इसी को लेके एक न्यूज़ थी। न्यूज़ ये थी कि कुछ 5-6 लोगों के जो नाम है वो राजस्थान सरकार ने भेजे हैं, आरपीएस थे आईपीएस बनने के लिए। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा ये बात। एज ए सिविल सर्विस आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। ठीक है। 6 अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होंगे। ये 2025 के जो रिक्त पद हैं उनके हिसाब से हैं। और ये जो अधिकारी है सारे 1998 में बैच के आरपीएस है। कौन से बैच के? 1998 बैच के। यानी कि देखा जाए तो कितना समय लग गया इनको? लगभग 27 साल, या इसको 28 ही मान लीजिए, 27-28 साल इनकी सर्विस होगी है, तब जाके इनको जो है आईपीएस का ये जो कैडर है ये मिलने जा रहा है। ठीक है। डीपीसी जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिए। केंद्र सरकार का जो डीओपीटी मंत्रालय है वो इस पर निर्णय लेगा। नियुक्ति का अनुपात हमने देख ही लिया कि 33.3% राज्य सेवा से पदोन्नति होंगे, जैसे कि ये आरपीएस आईपीएस बन रहे हैं। और 66.7% जो है यूपीएससी से डायरेक्ट, जिस तरह से आईएएस और आईपीएस सेवा में आते हैं वो लोग होंगे। ठीक है। अब संवैधानिक आधार क्या है? देखिए, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को। और इसी 312 के तहत जो हमारी आईएएस और आईपीएस जो सेवाएं हैं वो बनाई गई है। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों के नियम बनाने का अधिकार भी किसको देता है? संसद को। और राज्य के अनुभवी अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा का अवसर जो है वो इसी नियम के 33.3% वाला जो नियम है इसके माध्यम से मिलता है। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है? सबसे पहले पात्रता होती है। ठीक है। उनका एआर बोला जाता है, एसीआर, एनुअल जो है उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि पिछले एक साल में किस तरह का काम किया है, ये पैरामीटर होता है। जो वैकेंसीज होती है वो दूसरा पैरामीटर होता है। तीसरी समिति जो है वो सिफारिश करती है। और उसके बाद अंतिम अधिसूचना जो है डीओपीटी जारी करती है यूपीएससी से सलाह लेने के बाद। ठीक है। अब नियम तो यह है कि केवल 8 वर्ष की राजपत्रित सेवा से ही इनका प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि वैकेंसी की है पहली। दूसरी है जो कि वरिष्ठता जो है उसको एक मानक मानना, यानी कि कोई बहुत अच्छी सर्विस भी करे फिर भी उसके सीनियर अधिकारी जो है वो पहले आईएएस और आईपीएस बनेंगे, ये एक समस्या है। जैसे 8 वर्ष की है समय सीमा, लेकिन लग कितने गए? 28 साल लगे। रीज़न? क्योंकि सीनियरिटी एक रीज़न है। सीनियरिटी को महत्व देना, ना कि योग्यता या परफॉर्मेंस को महत्व देना। ये महत्व नहीं दिया जाता, इस वजह से इतना समय इसमें लग गया। और उम्र कम से कम 56 साल होनी चाहिए। ठीक है। बात समझ आ गई होगी। आगे देखिए, बाजार जो है उसमें भारी गिरावट हुई है। बाजार यानी कि हमारा शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में गिरावट कैसे हुई? देखिए, बहुत सारी न्यूज़ जो है वो भी इस तरह की आ रही है कि जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, जो कि होल्ड हो गई थी उस समय के लिए, वो दोबारा शुरू होने के आसार हैं। और आपका जो शेयर बाजार है वो वैश्विक जो घटनाओं है उनके प्रति संवेदनशील होता है, उनसे जुड़ा हुआ भी रहता है, इसलिए उसका प्रभावित होना स्वाभाविक बात है। ठीक है। कितने अंक गिरा? हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से काम की बात नहीं है। ठीक है। काम की बात है यहाँ पे, रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है डॉलर के तुलना में। डॉलर देखिए अमेरिकन करेंसी है, ठीक है, और रुपया भारतीय करेंसी है। $1 का जो रुपये का भाव है वो लगभग 94, अभी हो गया 95.68 रुपये, यानी $1 में 95.68 रुपये आ जाते हैं। समस्या कहाँ आती है? जब इसके भाव और गिरते हैं, यानी कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, और भाव जब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ 93 हो गया, तो रुपया क्या बोला जाता है? मजबूत हो रहा है। ठीक है। और ये सारी बात हमारे आयात और निर्यात को प्रभावित करती है। आने वाली स्लाइड्स में अपन देखते हैं कि किस तरह हमारे आयात को प्रभावित करेगी और क्या आम आदमी के जनजीवन पे क्या असर होता है रुपए की गिरावट का।
जैसे सबसे पहली बात की ईंधन महंगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम अपना 80% से अधिक जो है तेल और गैस क्या करते हैं? आयात करते हैं। ठीक है, आयात करते हैं यानी कि दूसरे देश से मंगवाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि 80% हम जो तेल और गैस है वो दूसरे देश से मंगवाते हैं। ठीक है, दूसरे देश से मंगवाते हैं तो फॉर एग्जांपल आप भी मानिए कि जैसे आप मान लो 100 लीटर, आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, 100 लीटर ऑयल हमें मंगवाना था। ठीक है, तो हमें पेमेंट करनी है डॉलर के हिसाब से। ठीक है, और $1 का मान लो भाव था 90 रुपये। ठीक है, और 100 लीटर तेल का भाव भी है $1। कितना है? $1। यानी कि 100 लीटर तेल मंगवाना था, एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं। $100 तेल का 100 लीटर तेल का जो मूल्य है वो है $1, और $1 के सामने रुपए की जो वैल्यू है वो 90 रुपये। तो अगर सिचुएशन ए में हमें फैसला लेना है तेल खरीदना, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 90 रुपये। राइट। अब आप सिचुएशन 2 लीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, रुपया हो गया 95 रुपीज़ $1 का। ठीक है, वही 100 लीटर तेल लेना है, 100 लीटर तेल की कीमत है $1। ये नहीं बदली है, बदला क्या है? रुपए की वैल्यू बदल गई। अभी हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 95 रुपये। तो ये जो है ईंधन की जो लागत है वो महंगी हो जाती है। पॉइंट नंबर 1 बात ये, रुपया जब कमजोर होता है यानी कि डॉलर के मुकाबले जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो सामान है वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, विदेशों में जो शिक्षा लेना है वो महंगा हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यही मान लीजिए $100 थी फीस। ठीक है, रुपया कमजोर हुआ यानी कि पहले 90 था, अभी 100 रुपये हो गया $1 का, तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। जहाँ 9,990 रुपये देने पड़ते, वहाँ कितने? पूरे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। समझ गए बात? तो ये समस्या आती है। आगे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है वो भी महंगी हो जाती है, क्यों? वहाँ पे खाना पीना, क्योंकि हम सारा पैसा जो कन्वर्ट करेंगे रुपये से डॉलर में करेंगे, तो वो भी महंगा हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं ये आम व्यक्ति को जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर एक आपसे सवाल पूछा जाए कि पिछले 12 साल में रुपया लगातार गिरा, तो यस, लगातार रुपए की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कितना गिरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक बात है कि ये आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि यस, लगातार रुपया जो है गिरा है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हुई है। आगे सेल जो है हमारी स्टील बनाने वाली सरकारी कंपनी, सरकारी यानी कि केंद्र सरकार की कंपनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी कंपनी है स्टील निर्माण में। इसके जो है CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो नियुक्ति है वो की गई है। किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर अशोक कुमार पंडा को नियुक्त किया है। ये नाम आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी वनडे एग्जाम में। ठीक है, सेल जो है 1992 से चल रहा है। जो जुड़ाव है, सॉरी, जो अध्यक्ष है पंडा साहब जो है 92 से सेल के साथ जुड़े हुए हैं, और इनको अभी जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इतनी सी बात हमारे काम की है। आगे 2 स्कीम है। सबसे पहली मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम, सबसे पहले तो ये है, और दूसरा है CCUS। सबसे पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम क्या है। देखिए, केंद्र सरकार जो है काफी सारे प्रयास कर रही है। जैसे पहले मेक इन इंडिया लेके आई, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम, फिर मेड इन इंडिया स्कीम लेके आई। मेक इन इंडिया का मतलब कि भारत में आके सामान बनाओ, मेड इन इंडिया का मतलब कि भारत का अपना बनाया हुआ सामान। और अब लेके आइए मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम, यानी कि सरकार 100 उत्पादों को चिन्हित करेगी और उन पे काम करके उनकी ब्रांडिंग करके उनको विश्व स्तर का बनाएगी। यानी भारत सरकार, केंद्र सरकार 100 ऐसे उत्पादों की पहचान करेगी जिनमें पोटेंशियल है, जो बहुत ज़्यादा बाहर के मार्केट में बिक सकते हैं, इंडिया में वो सारी क्षमता है उनको विकसित करने की। तो ऐसे 100 जो उत्पाद है उनकी पहचान करके उनको विकसित करेगी। ठीक है, 100 उत्पाद जिनका उत्पादन कम है अभी, उनको देश में उत्पादन बढ़ाएगी। जैसे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ये इसमें प्रमुखता से रहेंगे और इससे निर्यात को बल मिलेगा। तो ये स्कीम आप हल्का सा याद रखेंगे। आगे जो देश की पहली CCUS लैब, पहले सी का मतलब कार्बन कैप्चर्ड, यू का यूटिलाइजेशन, और एस का मतलब स्टोरेज। क्या समझ आया? कार्बन को कैप्चर करना, यूटिलाइज करना और स्टोरेज करना। देखिए, एक समस्या आपने हमेशा सुनी है, कार्बन का उत्सर्जन होता है।
क्या सुनी? कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, यानी कि पोल्यूशन होता है। जैसे CO2 है, उसका उत्सर्जन हुआ, इससे क्या प्रदूषण बढ़ता है। तो हमेशा बात की जाती है कि कार्बन को कैप्चर करना है, यानी कि भूमिगत रूप से स्टोर कर देना है, जिससे कि वो पर्यावरण में नहीं आए। इसी तरह की जो है पहली CCUS फील्ड एक लैब स्थापित करी है, किसने? IIT बॉम्बे ने। किसके तहत? भारत इनोवेट्स 2026 एक पहल है, उसके तहत। ठीक है, ये CO2 को कैप्चर करेगी और जमीन में सुरक्षित संग्रहित करेगी। इससे क्या जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सफलता मिलेगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन की एक सबसे बड़ी समस्या है कार्बन का उत्सर्जित होना, कार्बन का पर्यावरण में जाना। इस समस्या के समाधान के लिए कार्बन को कैप्चर करके भूमि में संग्रहित करने का जो काम है वो किया है किसने? IIT बॉम्बे ने। एक फील्ड लैब जो है वो स्थापित करी है। किस प्रोजेक्ट के तहत? भारत इनोवेट्स 2026, यानी भारत नवाचार 2026 पहल के तहत कार्बन को कैप्चर करने की एक पहल का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे अपन न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे कि ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की इसकी स्थापना भारत ने की है। देखिए, बहुत कम संगठन है जिनकी स्थापना भारत ने करी है। ये दूसरा है। मेंबर कितने? 25 देश जो है अभी इसके सदस्य हैं और 26वां सऊदी अरब बनने जा रहा है। ठीक है, सबसे आगे वाली बात समझते हैं कि बिग कैट है क्या। बिग कैट वो है जो बड़े जानवर है, लगभग 7, एग्जैक्ट 7 जानवर जो है जो बिल्ली की तरह दिखते हैं, लेकिन बड़ी बिल्ली उनको बोला जाता है, जिसमें टाइगर भी आता है, लाइन भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से जानवर इसमें आते हैं। सबसे पहला टाइगर, दूसरा लाइन यानी कि शेर, तीसरा लेपर्ड, चौथा स्नो लेपर्ड, पांचवा टाइगर चीता, जगुआर और प्यूमा। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, प्यूमा। तो याद रखेंगे ये भी बिग कैट में आता है। ठीक है, प्यूमा भी बिग कैट में आता है। सबसे पहले टाइगर, फिर लायन, फिर लेपर्ड, फिर स्नो लेपर्ड, फिर चीता, फिर जगुआर, फिर प्यूमा। आपसे पूछा जा सकता है कि बिग कैट के अंतर्गत कौन सा जानवर शामिल नहीं है, या इनमें से कौन कौन से जानवर शामिल है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है। दूसरा, बिग कैट अलायंस किसका है भाई? बिग कैट अलायंस जो है अपना भारत सरकार का इनिशिएटिव है। आगे कितने देश है इसमें? अब तक 25 देश थे, अब 26वां जो है सऊदी अरब बनने जा रहा है। कब बना? 2023 में बना। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने चीते हैं। ठीक है, लेकिन चीते जो है हमारे पास एक भी नहीं थे, फिर 57 जो है अभी चीते हो गए हैं, और 28 तो ऐसे शावक है जो हमारे यहाँ जन्मे हैं। कहाँ से लेके आए चीते? हम नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से और बोत्सवाना से। इन 3 देशों से चीते हम लेके आए और यहाँ पे हमने उनको अच्छे से ग्रो किया, और अभी काफ़ी अच्छी संख्या में, यानी कि 57 जो टाइगर है वो हमारे इंडिया में हो गए। देखिए, लोइन हमारे पास थे लेकिन टाइगर नहीं थे। ठीक है, चीता नहीं था। आगे, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बाघ भी है, शेर भी है, तेंदुआ भी है, हिम तेंदुआ भी है और चीता भी है। यानी कि बिग कैट की 7 में से 5 प्रजातियां हमारे पास है। क्या क्या नहीं है हमारे पास? एक तो प्यूमा नहीं है, ठीक है, और एक कौन सा रह गया? एक हमारे पास जगुआर नहीं है। प्यूमा और जगुआर ये भारत में नहीं है। बाकी जो 5 है वो हमारे भारत में कौन सा? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। ये 5 हमारे देश में अभी रहते हैं नेचुरली, और ये बहुत अच्छी बात है। और इस इंडिया बिग कैट अलायंस माध्यम के पहल के माध्यम से हम दुनिया को अपना ये अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि भाई हम इनका संरक्षण किस तरह से करते हैं, आप लोग कैसे इनका संरक्षण कर सकते हो। क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न ये है दोस्तों कि पूरी की पूरी हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो जंगल का इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है इन बिग कैट्स का। आपने पढ़ा होगा अपनी इनिशियल क्लासेस में खाद्य श्रृंखला, और खाद्य श्रृंखला शेर से लेके नीचे जो है घास तक सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें जो ऊपर वाले जो ये पांचों है, ये खाद्य श्रृंखला के ऊपरी हिस्से में आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक संपादकीय जो है दैनिक भास्कर का हमने ऐड किया कि कृषि और उद्योगों के निर्यात को हमें बढ़ाना होगा, इस पे फोकस करना है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या है इसके पीछे? देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले पीएम ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला सबसे पहली चीज भाई गोल्ड कम परचेज करना है, गोल्ड परचेज को कम करना है। दूसरा, आपको ऑयल और गैस जो है उसका भी कंजप्शन कम करना है। कार अकेले भगाने से अच्छा है कार पूलिंग करके चलना है।
इस तरह के इनिशिएटिव किए और इससे एक पैनिक सा क्रिएट हो गया और उस पैनिक की वजह से क्या है, शेयर बाजार भी नीचे गिरा। ये बातें हुई। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि भाई पीएम का मतलब ये नहीं था कि आप इनका यूज बंद कर दो। इनका यूज था कि आडंबरनिष्ठ जो उपभोग है उसको घटाने की सलाह दी। यानी कि जैसे मान लो एक सीएम साहब है, उनके काफिले में 4 से 5 कार में आराम से काम चल सकता है, यानी कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, उनका स्टाफ, ये सब ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डेमो सेट करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए 15 से 20 गाड़ियाँ सीएम के काफिले में होती हैं। तो ये मतलब था पीएम का कहने का कि ये सारी चीज़ें। और अभी मैं एक्स पे कुछ न्यूज़ देख रहा था, उसमें पीएम ने खुद ने 3-4 अपनी गाड़ियाँ, 20, 25, 30 गाड़ियाँ होती थी, वो घटा के 4-5 कर लिए। हालांकि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि पीएम को सिक्योरिटी वाइज बहुत सेंसिटिव होता है, तो उनका काफिला बड़ा ही होना चाहिए, बट लेट्स सी। और बाकी सीएम, बहुत सारे स्टेट के राज्य मंत्री एंड ऑल, सब अपना अपना काफिला कम करने की न्यूज़ जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोली थी। जैसे निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन, यानी कि आप कार से जा रहे हैं, कार ड्रॉप करके आप मेट्रो से जाइए। ठीक है, ये पीएम का मतलब था। विदेशी सामान और विदेशी यात्रा से अभी परहेज करना चाहिए। उसका एक रीज़न है क्योंकि इन दोनों के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, और आप समझ रहे हो रुपए की वैल्यू गिर रही है, यानी कि हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए मना किया है। सोना खरीदने के लिए मना करने का रीज़न भी है क्योंकि सोना हम बाहर से आयात करते हैं और इसके लिए भी हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। आगे राइटर बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने इस तरह से लोगों को बोला कि आप खर्च मत करो, तो हमारी जीडीपी का 60% जो है वो लोगों के खर्च से ही चलता है। तो जीडीपी गिरेगी तो इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, ये सारी समस्या भी होगी। इसलिए एकदम से घटाना खतरनाक है, धीरे धीरे लोगों को इसके लिए अभ्यस्त होने दें। आगे बोला कि भाई भविष्य की क्या रणनीति हो सकती है। सबसे पहले तो उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ानी है। निर्यात परक जो उत्पादन है, यानी कि निर्यात होने वाले जो उत्पाद है उनका उत्पादन बढ़ाना है। ऊर्जा का स्वदेशी विकल्प तलाशना है, यानी कि गैस और ऑयल पे निर्भरता कैसे कम हो, इसके जो है रास्ते निकालने होंगे। और कृषि और औद्योगिक जो निर्यात है उसको अनुकूल करके उसको सस्ता उत्पादन को बनाना है। ये सारी बातें इसमें करिए, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो बातें मैं कह रहा हूँ आप सुनते रहिए, अपने अंदर जाने दीजिए। 1 महीने 15 दिन बाद में आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और फिर मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे एक योजना के बारे में आज जिक्र था राजस्थान पीआईबी में, तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ जैसे गाड़ियाँ लोग आ रहे हैं, ये ऐसी प्रजाति है जो एक जगह नहीं रुकती। आज गांव ए में है, फिर गांव बी में, फिर सी में, फिर डी में। ऐसे लोगों को स्थायी रूप से बसाया जाए, ठीक है, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए। ये सरकार का इस योजना के माध्यम से उद्देश्य है। ठीक है, क्या एक तो आवास और बुनियादी सुविधा, फिर उनके बच्चों को शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जाए, आर्थिक रूप से उनको सशक्त किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगली एक और योजना जो न्यूज में थी, एक जिला एक उत्पाद। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि भाई प्रत्येक जिले में एक ऐसा उत्पाद जिसकी आपको पहचान करनी है, जो वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जिसके उत्पादन की संभावना उस जिले में बहुत ज़्यादा हो। अगर सरकार सहयोग करे, अगर सरकार आर्थिक रूप से उस उत्पाद को समृद्ध करे, तो वो निर्यात उन्मुखी उत्पाद बन सकता है, यानी कि वो उत्पाद ऐसा बन सकता है, उस जिले की पहचान बन सकता है, विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। ये सारी जो है स्कीम का नाम है एक जिला एक उत्पाद स्कीम। ठीक है, एमएसएमई को बढ़ावा देना, इससे रोजगार सर्जन भी होगा, शहरों की ओर जो पलायन है वो रुकेगा। जैसे जयपुर की ब्लू पोट्री, ठीक है, जोधपुर का फर्नीचर और हस्तशिल्प, बीकानेर की भुजिया, कोटा की कोटा डोरिया साड़ियाँ। इस तरह ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा विश्व स्तरीय बना के दुनिया के बाकी देशों में भी हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज ऐतिहासिक जो विरासत है उसका संरक्षण होगा। यानी कि जैसे भुजिया बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो हमेशा ये प्रसिद्ध रहेगी, हमेशा ये बीकानेर के कल्चर को दिखाएगी, हमेशा ये बीकानेर की उस लेगेसी को दिखाएगी जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट विकसित हुआ है। ठीक है, कच्चा माल मिलेगा कारीगरी दक्षता के आधार पे। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि अभी मान लीजिए जो स्वाद है बीकानेरी भुजिया का, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, प्रशिक्षण मिलेगा, नई तकनीक जो नई डिज़ाइन मार्केटिंग, जैसे कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ उनमें कैसे नई डिज़ाइन विकसित की जा सकती है। ठीक है, उससे और ज़्यादा वो लोगों को अच्छी लगेगी और लोग पहनने को प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, ई कॉमर्स का यूज किया जाना चाहिए और वैश्विक जो प्रदर्शनियाँ हैं उनसे जुड़ाव जो है स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, वित्तीय सहायता दे रही है, सब्सिडी और ऋण दे रही है आसान,
क्वालिटी सर्टिफिकेशन की सुविधा दे रही है, यानी कि जैसे बीकानेर भुजिया आपने विकसित करी तो सरकार उसको क्वालिटी ठप्पा देगी कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार का सृजन होगा, शहरों की ओर जो लोग भाग रहे हैं वो कम होगा और स्थानीय कला को विश्व में पहचान मिलेगी। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो आज ने हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले राजस्थानी भाषा के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में बात करी। उसके बाद 6 आरपीएस को कैसे आईपीएस बनाया जा रहा है उसके बारे में बात करी। समझा कि कैसे राज्य और केंद्र सेवाओं में जो है अधिकारी होते हैं। इनमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आए आप नोट डाउन करके रखिए। सैटरडे को जब हम फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे तब अपन सारी मुद्दों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, बाजार में गिरावट, रुपया कैसे कमजोर हो रहा है, इनके बारे में बात करी। सेल के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं पंडा साहब को, उनके बारे में बात करी। और इंडिया बिग अलायंस में किस तरह भागीदारी कर रहा है, किस तरह इंडिया ने 2023 में ये अलायंस बनाया और ये एक काफ़ी सक्सेसफुल अलायंस जो है बनने जा रहा है और इससे जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उससे विश्व के बाकी देशों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद हो। जय हिंद।